अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब ने। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपका आपसे गुफ्तगू करेंगे। बज़ाहिर तो नून लीग की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे लग रहा है कि PDM की कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर PDM जो है वो खासी खोखली हो चुकी है। ANP के वफ्द से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आज मुलाकात की है। 11 अप्रैल पर अब सबकी नज़रें हैं, क्या पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर PDM से अलहदा हो जाएगी या फिर कुछ नए मुतालिबात जो हैं वो नून लीग से, मौलाना फजल रहमान से उनके सामने रखे जाएंगे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ NA 75 डस्का का इलेक्शन बज़ाहिर ये एक रिवायती हरीफों का हल्का बन चुका है। पिछले इलेक्शन का जो सारा एपिसोड हुआ उसके बाद अब 10 अप्रैल को यहाँ मार्का होने जा रहा है। इसको लेके इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ खुसूसी अहकामात और इंतजामात भी किए गए हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब भी किया हाउसिंग प्रोजेक्ट से, और उसमें उन्होंने कहा कि जो कर्ज़े पिछली हुकूमत ने लिए 20,000 अरब रुपये, हमने 2.5 सालों में 35,000 अरब रुपये लौटा दिए हैं। इस पर भी कुछ जिक्र करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जहांगीर तरीन साहब की जानिब से एक आज स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बट ऑन दी अदर साइड वाई देयर इज़ लाइन इज़ बिजी, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा जहांगीर तरीन साहब को, और वो वन साइडेड शिकवे जो हैं वो मीडिया पे आके क्यों कर रहे हैं। निज़ामी साहब। जी हाँ, ये खासा ये मानी खेज है जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हुआ है। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो करीब तरीन साथी थे, तो सिग्नल यही गया है, खान साहब ने सिग्नल दिया है कि साथी करीब तरीन भी हो। मैं जब एहतसाब करने पे आता हूँ तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन एहतसाब अगर इंतकाम की बो आए तो वो फिर अलग मसला हो जाता है। और जहांगीर तरीन साहब ने कहा खाली मैं क्यों, अब उन्होंने खुसरो मुख्तियार साहब को भी लपेट लिया बीच में। आज उनकी भी तहकीकात शुरू हो गई है, तो वो देखें क्या बनता है। शिबली साहब से पूछते हैं। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ये कैसे देखते हैं आप? ये प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में आपका तर्जमाने का एक इजलास बुलाया और ये कहा कि आप अपोजिशन की फिक्र ना करें, आप अपनी कारकर्दगी को उजागर करें। तो इसका मतलब है कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है और अपोजिशन जो है वो, जैसे कि अभी ये बासी साहब कह रहे थे कि सहपारीना बन चुकी है। बिल्कुल जी, देखें दो चीजें हैं। एक तो अपोजिशन का जिसका सब में भी जितने तजिया निगार भी थे और हमारा भी यही मानना था कि अपोजिशन जो है तो इनकी तहरीक में ना कोई जान है और ना इनका कोई मकसद है। इनके जाती मफादात के लिए ये बरसरे पैकार हैं और वो एक्सपोज हो गए मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर के जल से, फिर बाकी जितने इनके इस्तीफों की डिफरेंसेस वगैरह वगैरह। तो वो उसमें तो जी अपोजिशन तो अब जो है तो अपने उसमें खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गई है। और अभी इस वक्त जो आपस में इनकी गोलाबारी हो रही है तो जाहिर है कि वो चीज़ हमारे लिए अब इतनी अहम नहीं है। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइड से अब हमारा जो फोकस ज़्यादा, बिकॉज इन्होंने इतना एक मुल्क में एक ऐसा इंतशार सा पैदा करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उस शोर होगा में हम अपनी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी डिलीवरी है, हम उसको शोकेस नहीं कर सके, आवाम तक नहीं पहुंचा सके। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी कैबिनेट सबका यही ख्याल है कि अभी हम इस तरफ जाएंगे कि हम अभी अपनी जो भी हमारी अचीवमेंट रही हैं, ये जो हम करने वाले हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, डिलीवरी पे फोकस करेंगे, महंगाई को बड़े फोकस तरीके से हम एड्रेस करेंगे। तो हमारा अब ये जो है तो ये हमारे लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसमें कि हम इस शोर और इस नेगेटिव सियासत से जान छुड़ा के और अभी हम जो है तो ज़रा ज़्यादा फोकस्ड होंगे इस पे अवाम के मसाइल को हल करने में, लेजिस्लेशन में और डिलीवरी में। तो इसलिए ये ऐसे लगता है कि ये हुकूमत का आधा पीरियड ख़त्म हो गया और जो दूसरा पीरियड है इसमें एक नई जहद का आगाज़ किया गया और इस वन में टीम की तब्दीली की भी बात आ रही है कि टीम में तब्दीली हो रही है। मसलन हफीज़ शेख साहब को तो बड़ी एब्रप्टली देश का दे दिया गया और अब शौकत तरीन साहब की आमद है बतौर वज़ीर फाइनेंस, वो अपनी जगह पे, लेकिन और टीम भी बदली जा रही है। बल्कि
इंफॉर्मेशन में आपका नाम भी आ रहा है कि जी आपकी जगह वो वापस आ रहे हैं, फवाद चौधरी। पता नहीं कहाँ तक इसमें सदाकत है या नहीं है, लेकिन ये तब्दीली बजाय तब्दीली तो नहीं होनी चाहिए। जो ठीक काम कर रहे हैं वो तो ठीक काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं। इसमें जी आप अगर आप किसी फील्ड पोजीशन चेंज करें तो वो तो इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज आई थिंक के हर एक का अपना एक स्ट्रेंथ है, और एक जो कैप्टन है वो उसको पता होता है कि अब इसको मैंने इस पोजीशन पे खिलाना है। तो हमारा मकसद यही है जी कि जिस तरह आपने भी कहा, अब हमारे आधी टर्म गुजर गई है और जो बाकी आधी है, तो इंशाल्लाह इसमें हमारी भरपूर कोशिश ये है कि हम एक तो हमने बहुत काम किए हैं जी, वो महंगाई में शायद डूब गए हैं, लेकिन हमने बहुत चीजें की हैं और उसका डायरेक्ट अवाम पे असर भी पड़ा है, लेकिन हम उसको बता बेहतर तरीके से नहीं सके, बिकॉज इतना शोर था, ये जो एक पॉलिटिकल नॉइज थी, तो उसमें वो दब सा गया था। तो अभी हम इंशाल्लाह अपनी पूरी उससे कोशिश कर रहे हैं, और ये जो अभी भी हो रहा है, मेरा ख्याल है आप इसका सवाल पूछेंगे मुझसे कि जो ये महंगाई है और इसमें जो मेन जो वो है चीजें हैं, चाहे चीनी हो जाए, आटा हो जाए, ये बेसिक जो हमारी उसके खाने पीने की जो अशिया हैं, उसके बारे में भी अभी हमारे पास काफी क्लैरिटी भी है और हमने डिसाइसिव एक्शन भी लिए हैं। नहीं है, लेकिन आपको अदराक है आपकी टीम को और खान साहब को कि ये महंगाई का ड्राइवर क्या है, ये क्यों हो रही है महंगाई? किल्लत है या कोई हुकूमत की बेअमली है या मिस हैंडलिंग ऑफ द इकॉनमी है, ये सारे फैक्टर्स मिल के ये हो रहा है? जी, तकरीबन ये जो चीजें आपने मेंशन की हैं, देखिए एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह आटा और चीनी होता है, इसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज वो अब जब जिस तरह देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जी अगर रोजे आ रहे हैं तो बजाय, और अब जब मगरबी ममालिक में जब क्रिसमस आती है तो चीजें आसान से आसान हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई ऐसा ईद का त्यौहार या रोजे आ रहे हों, तो जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उसको जो मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं वो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं और चीजें उल्टी महंगी हो जाती हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमारे मजहब की स्पिरिट के भी खिलाफ है और मुल्क की अवाम के लिए के साथ भी ज्यादती है। तो इसमें जो ये जो बुनियादी चीजें हैं, अब कुछ चीजें हैं जो कि इसमें होर्डिंग का काफी एक सीरियस एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जो खाने पीने की चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, फिर इस तरह की कुछ एनवायरमेंटल जो बारिशों का होना ना होना, टाइम के आगे पीछे होना, ये सारी चीजें जो है ना मिलके इसने महंगाई को एक जन्म दिया है। और फिर जाहिर है कि पेट्रोल प्राइसेस होती हैं वो भी डिटरमिन करती हैं बिजली की प्राइसेस, तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। ठीक, अच्छा शिबली साहब, अभी तो अपोजिशन आपके लिए उस तरह चैलेंज नहीं रही है, जिस तरह वो लग रहा है कि उसकी अपनी जो कश्ती है उसमें बहुत शिगाफ हो चुके हैं, बट जो कल जहांगीर तरीन साहब जब अदालत पेश हुए, आपके 3 MNAs, 9 MPAs, 3 मुशीरान, फिर कारकुनान, बड़ी तादाद में एक कैंप शो हुआ उनका, और अगर जहांगीर तरीन साहब जो ये आप एहतसाब कह रहे हैं वो इसको इंतकाम कह रहे हैं, अगर वो कैंप जो है वो आपसे नाला हो जाए या नाराज़ हो जाए तो क्या वो डेंट नहीं डालेगा हुकूमत को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने एक चीज़ को उसूल पे परखना है, बनाए इसके कि हम एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी के तहत या सियासी फ़ायदे या नुकसान की बुनियाद पर हम अपने फैसले करें। जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो वो हुआ है, देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान की मार्केट में 22% जो है तो उनका शेयर है चीनी की मार्केट में। अब जो शुगर रिपोर्ट आई सामने, क्योंकि हम यही देखते थे कि कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही थी और चीनी तो पहले 4 महीने में बन जाती है, लेकिन उसकी प्राइसेस का इस तरह से एस्केलेट करना समझ से बाहर था। तो जाहिर है कि हमने इन्वेस्टिगेशन भी की और फिर उस इन्वेस्टिगेशन में जो मैट्रिक्स, एक्शन मैट्रिक्स थी, उसकी बुनियाद पे हमने इन्वेस्टिगेशंस की। अब 17 कंपनीज ऐसी हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब अगर वो जाते हैं अदालत, जिस तरह के ये वही बात हो गई जिस तरह के मरियम नवाज जब जाती हैं, नया बुलाया जाता है तो वो पूरे जुलूसों के साथ जा जाती हैं, तो वो स्पिरिट ऑफ इंसाफ की जो तकाजे हैं वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ जाता है। अब आप देखें, हमारे अलीम खान पे को नैब ने पकड़ लिया,
सिप्तैन खान को नैब ने पकड़ लिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अदालत में बुला लिया गया उनकी घर की मनी ट्रेल मांगने के लिए। इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको भी बुलाया गया। लेकिन क्या आपने देखा है कि इमरान खान जत्थों के साथ गए सुप्रीम कोर्ट? क्या हलीम खान, चाहे क्या सिप्तैन, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब? तो मकसद ये है कि देखिए, हमने रूल ऑफ लॉ किसी न किसी स्टेज पे हमने उस तरफ जाना है, क्योंकि अगर कानून बराबर नहीं होगा, कुछ जो लोग हैं जो अहले इक़्तिदार हैं जिनका के असर रसूख है, अगर वो इस तरह से वो करने लगे, जब अदालत हो जाएं और वो उनके साथ पूरा एक जलूस हो, वो नफी करता है उस फलसफे की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पे बनी है। कि नहीं, अगर हमने इंसाफ करना है तो उसमें फिर अपने लोग भी आ जाएं या पराए लोग आ जाएं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो वो होती है जो आप अपने मुखालिफों के साथ करते हैं। लेकिन अगर हम ये ना करें और फिर हम कहें कि जी ऑपोजिशन वाले, चूंकि चीनी में आपको पता है कि जितने भी, चाहे वो आपके पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, इन सब की शुगर मिलें हैं। तो ये शुगर मिलों का जो एक अकट है इतने हाई लेवल पे, इतने पावरफुल लेवल पे, और जिस तरह आपको शहजाद अकबर बता रहे थे कि 1 रुपए जब महंगी होती है चीनी तो उसका कितना फायदा होता है, अरबों में फायदा होता है। अब इतनी बड़ी गेम्स हों और ये पैसे किसके हैं? ये पैसे उन गरीब लोगों के हैं जो कि वाहिद चीज है, जो कि वो लग्जरी जिसको कह लें आप, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। शिबली साहब, ये मैं तो ये कहूँगा कि जहांगीर, तो आपने जो दलील दी है कि 22% उनका शेयर है, तो अगर किसी शख्स ने मेहनत की है और अपनी जहानत की वजह से इतना एक्सपेंड किया कि उसका 22% शेयर है, तो उसको उसकी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। और फिर उनका ये कहना है कि ये इंसाफ नहीं, ये इंतकाम है। और ये किस चीज़ का इंतकाम उनसे लिया जा रहा है कि वो फिर वो कहते हैं कि जी ख़ास तौर पे FIA का केस बनाने के लिए उसको मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया गया। हालांकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये तो एक FBR का केस बनता था। दूसरी तरफ ये भी मुसद्दक़ा इत्तलात है कि जो सुपर ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान के, वो जहांगीर तरीन साहब के पीछे डेटा लेके, छड़ी लेके पड़े हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और भी पावरफुल फोर्सेस हैं जिनको वो साजिश का नाम देते हैं। पता नहीं सही है या गलत है। देखिए, मैं आपसे एक बात करूं निजामी साहब, पहली बात तो ये कि अगर मैंने ये कहा है कि 22% शेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि ना हमारे मजहब में इसकी कोई कदगन है कि आपको पैसा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पैसा बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े ईमानदारी के साथ बनाया जाए। तो उसमें इस वजह से उन पर केस नहीं बनाया कि उनकी 22%। जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि जब आपका मार्केट में इतना बड़ा शेयर हो तो जाहिर है आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। और अगर ये प्राइसेस की मैनिपुलेशन हो, सट्टेबाजी हो, तो उसमें जो है तो फिर हर एक को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सिर्फ हम इस बुनियाद पे नहीं कर सकते कि चूंकि इनका सबसे बड़ा शेयर है तो हम इनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, या इनका सबसे छोटा शेयर है इसलिए हम इनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे या करेंगे। तो मकसद ये है कि जी हम इसमें सियासत को बिल्कुल अलहदा कर दें। हमारा कहने का मकसद ये है कि जी हमारी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा आदमी कोई नहीं है, पार्टी की लीडरशिप में इमरान खान से बड़ा आदमी कोई नहीं है। अगर इमरान खान को अदालत में बुलाया जाता है तो वो कभी जत्थे लेके तो नहीं गए हैं, ना वो कभी कोई 50, 70, 100 लोगों को दिख गए हैं। वो गए हैं, उन्होंने अपना जवाब दिया है, अपना हिसाब किताब दिया है उधर अदालत में, और जिसकी बुनियाद पर फिर फैसले हुए। तो मकसद ये है कि इसको अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे इस चीज को कि कोर्ट अपीयरेंस या किसी भी इदारे, हमारा तो मानना ये, हम तो पिछली PDM के में भी ये करते रहे हैं कि जी आप इदारों को नहीं धमका सकते, आप इदारों पे जत्थे लेके नहीं जा सकते। मरियम नवाज क्या कर रही थी, वही बजाय उधर अदालतों के सवाल जवाब देने के वो इस चीज पे जोर था। तो ये देखें, ये इस तरह तो हो नहीं सकता। आपको देखें, या तो आप इदारों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो ये तो फिर वो मतलब है कि आप अलहदा एक रास्ते पे चल पड़े। तो इंसाफ होना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो, लेकिन कानून से बालातर कोई नहीं है। इस वजह से कि क्योंकि वो ज्यादा अमीर है या उसका शेयर है,
मेरा ख्याल है ये आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल चीज नुकसान किसको पहुंच रहा है? अगेन वो गरीब आवाम को पहुंच रहा है जो कि महंगी चीनी खरीद रहे हैं। अच्छा शिबली साहब ये बताएं कि एक बड़ा आपने जहांगीर तरीन का जिक्र किया, कुछ लोग ले गए, लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज तो बिल्कुल ही खामोश हो गई, उन्होंने तो मुंह पे जिप लगा ली अपने। ये क्या वजह है आपके नजदीक? देखिए जी, इस किस्म की हजीमत और इस किस्म की रुसवाई सिर्फ किसी का भी मुंह बंद हो सकता है, और जिस तरह से उनको पै दर पै, और मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है, उससे बाकी सियासी जमातों को भी बड़ा नुकसान हुआ सियासी तौर पे भी, और उनका जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल है, उस पर भी बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि होता यही है, और हम भी कहते थे, और जिस तरह कल हैदर होती ने भी कहा कि ये पीडीएम जो है तो ये जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब एएनपी हमारी पार्टी के नहीं है, यही बात हम करते थे, आज उन्होंने कर दी, क्योंकि ये हकीकत थी। तो जब आपका जो मेन पर्पस हो वो अगर आप अचीव ना कर पा रहे हो और आप इस्तेमाल करें वो बाकी पार्टियों को, तो वो तो जाहिर है कि कोई जल्द या बदेर वो उनको इस चीज का एहसास होगा। पीपल्स पार्टी को पहले हो गया था कि ये हमारे कंधा इस्तेमाल करके और अपनी पर्सनल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो वो उनकी सियासत फेल हो गई बुनियादी तौर पे। ठीक, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपके वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी का अमल एएनपी या पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ उज़र था, और क्या पहले से ये तय हो चुका था कि अब राहें जुदा होनी है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, एएनपी और पीपल्स पार्टी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को की जानिब से वजाहत तलब की गई, उसको लेके जितना उसका प्रचार कर रही हैं, क्या ये महज उज़र है हुज्जत तमाम करने के लिए, या वाकई ये वजाहत तलबी इतनी संजीदा थी कि जिससे पार्टी जो है उसके तक़द्दुस को बड़ा नुकसान पहुँचा है? नहीं, एएनपी की तो मेरे ख्याल से वो अब इतनी बड़ी जमात नहीं रही अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, लेकिन उनकी खुददारी जो है वो अपनी जगह पर है, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से अब्बासी साहब ने उनको ट्रीट किया, उसकी वजह से उनका गिला जो है वो जायज़ बनता है। जहाँ तक पीपीपी का तल्लक है, पीपीपी के तो कुछ बुनियादी इख्तलाफात नून लीग से पहले भी थे, लेकिन ये हालिया दिनों में ये इस्तीफे वाले मामले पे और लॉन्ग मार्च वाले मामले पे, फिर ये सेनेट के इंतखाबात के मामले पे, कई मामलात पर इख्तलाफात जो हैं खुलकर सामने आए हैं, और उसके दिन ये शुरू हो गई है बहस कि हमने आपके लिए किया, आपने क्या किया, आपने हमारे लिए, हमने ये किया वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का गिला जो है वो जायज़ भी है, और एक इख्तलाफी चीज़ है जो पहले तो चल रही थी। अच्छा निज़ामी साहब, अगर अभी ये पीडीएम को टाइमलाइन पे रखें तो पीपल्स पार्टी की कोर्ट में मुतालबा पड़ा हुआ है दीगर 8 जमातों का, पहले तो 9 थी अब 8 हो गई हैं, कि इस्तीफ़े दें। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब बड़ी देर के बाद 11 अप्रैल को सीईसी बुला रही है। इसमें इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ज़रा कि क्या अब मुतालबा दर मुतालबा इस इस्तीफ़े के मुतालबे के बदले पीपल्स पार्टी कोई नया मुतालबा रखेगी या ऐलान कर देगी पीडीएम से अलहदा होने का? इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और ये भी बता दूं कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ आते हैं। जी निज़ामी साहब, पहले ज़रा इसको रिस्पॉन्ड कर लें। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मशरूत किस्म की ये लदगी होगी इनकी भी। ये तो नज़र नहीं आता कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करती रहे। ख़ास तौर पे जो छोटी जमात है एएनपी, उसने जब स्टैंड ले लिया तो ये बड़ी हार्ड लाइन जो है लेंगे, और कहा उन्होंने हार्ड लाइन लेंगे। वो हो सकता है इट इज़ शॉर्ट ऑफ एग्जिट, क्योंकि स्टेक्स भी बड़े हैं बड़ी पार्टी होने की वजह से। जी
डॉक्टर साहब 11 अप्रैल आने को है, सीसी का बड़ा इंतजार था आपको, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं है, ये मौजूदा सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो गया है किसी भी किस्म की आसाराई करना कि क्या होगा, कौन जाने क्या होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में कोई बड़ा फैसला करना होगा, क्योंकि बज़ाहिर जो हमारी जमात है और दीगर जो जमातें जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं मिलके, उनका नुक्ता नज़र ये है कि बाप के साथ इल्हाक में एक ऑपोजिशन करने का जवाज़ हमें नज़र नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये तो हक है पीपल्स पार्टी का कि अगर वो चाहे कि उसे बाप ही के साथ मिलके सियासत करनी है या इसी तरह की सियासत करनी है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो ट्रेजरी बेंच के आ मिलें ऑपोजिशन के साथ और कुछ लोग ऑपोजिशन के हों, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी जो राय है उसके अंदर फ़र्क आ गया है। तो जब तक ये फ़र्क नहीं मिटता मुझे ये चीज़ रिजॉल्व होने में काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हैं। जी निज़ामी साहब। हाँ जी हाँ, ये फ़र्क तो आप बताइए कि इसमें ये जो पीपल्स पार्टी का और ANP का स्टैंड है कि ये एक अलायंस है, PDM ये सियासी जमात नहीं है जिसमें आप किसी लीडर का, जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपनी पार्टी के लीडर का जवाब तलबी करे कि भाई तुमने ये क्यों कहा, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये तो एक जेंटलमैन्स क्लब है जहाँ आप पूछ सकते हैं कि उनसे मीटिंग बुलाई जाए और उसमें ये जवाब तलबी की जाए कि भाई ये क्या कहा है आपने। तो ये प्रोटोकॉल का मसला है या आपके PVP और PMLN के दरमियान कुछ बहुत ज़्यादा बहुत हो गया ना जी। अब इकट्ठे रहने का तो कोई जवाब नज़र नहीं आता। उसकी वजह से जो पुराने तारीखी इख्तलाफात हैं वो उभर रहे हैं। ये लगता है कि ये महज ये तो जो इशू बताया जा रहा है दैट इज़ नॉट द रियल इशू, इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी मेरे ख्याल में ये आपकी दो बातें आपने की हैं और दोनों पे मैं तबसरा किए देता हूँ। तो पहली बात जो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में आपकी बात 100% ठीक है कि ये एक इत्तेहाद है जिसमें तमाम पार्टीज इकट्ठी चल रही हैं और हर पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है, उसका राइट है कि वो जिस तरह की भी सियासत करना चाहे करे, इससे तो हम मना नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी को, ANP को, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात या किसी भी जमात को कि वो अपनी तर्ज की, अपनी सोच के मुताबिक सियासत ना करे। तो पहली बात तो ये ठहरी कि बिल्कुल जी उनको हक है और अगर वो करना चाहते हैं ये सियासत तो वो ज़रूर करें बाप के साथ मिलके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मसलन हमारी आरा मुख्तलिफ थी, आपको याद होगा अभी तक तो जो पीपल्स पार्टी कहती चली आई है, एक अच्छी गुफ्तगू के बाद, डिस्कशन के बाद ज़्यादातर चीज़ें हम वही करते चले आए हैं। अगरचे हमारी पार्टी का और JUIF का मौक़िफ़ ये था कि शुरू ही से हमें हार्ड लाइन स्टांस लेना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा ख्याल था कि ये जिस चीज़ को हाइब्रिड रूल कहा जा रहा है, जो जमहूरियत का लिबादा पहने वन पार्टी रूल की एक शक्ल है जिसका हवाला भी देते हैं अक्सर इमरान खान साहब चीन का जिक्र करके, तो हम ये चाहते थे कि अगर ऐसा है तो फिर ये लिबादा उतर जाए और जो असल शक्ल है इस बराए नाम जमहूरियत की वो लोगों के सामने आ जाए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने अपना नुक्ता नज़र दिया कि हमें फील्ड खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमने ज़्यादातर उनकी बातें जो हैं उनको लेकर चले। और फिर आपको ये भी मालूम है कि फैसला हुआ, अब तो ये लगता है कि एक टेप की तरह हर बंदा रिपीट कर रहा है कि सदर होंगे, चेयरमैन होंगे पीपल्स पार्टी से और डेप्यूटी चेयर होंगे JUIF से और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हक हमें होगा। लेकिन अगर ये ना भी बिलफर्ज वो जो भी इंतखाबात में धांधली हुई उसके बाद वो नई चेयरमैन इलेक्ट हो सके और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा भाई हमारे ज़रा नंबर ज़्यादा हैं, हमें होना चाहिए, तो ये बात डिस्कस हो सकती थी PDM के फोरम पर, लेकिन ये बात डिस्कस नहीं हुई। जो बात हमारे लिए हम पे बहुत गरां गुजरी और बहुत अफसोस हुआ, और मैं समझता हूँ कि अफसोस के अलावा शौक हुआ, वो ये थी कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत जिसके हम तहरीक चला रहे हैं उसी के कुछ अफराद को मिला के हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चूज करें। यानी अगर आप सेनेट की इस वक्त की शक्ल देखें तो चेयरमैन भी बाप के हैं, डेप्टी चेयरमैन भी बाप के हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बाप की मदद से आए हैं और लीडर ऑफ द हाउस भी बाप की मदद से आए हैं।
तो फिर ऑब्वियसली बाप के जो 3-4 वोट हमारे पास हैं, यानी हमारे कम मतलब है जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जिन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, वो एजेंडा कंट्रोल करेंगे। मगर जो एजेंडा बाप का है उसके साथ तो हम नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूं जहां तक आप सही है। दूसरी जो आपने बात की वो प्रोटोकॉल की है, वो अलग बात है। अगर बात सिर्फ ये है कि बैठ के बात होनी चाहिए थी, इस खत को लिखने का मकसद ये था कि अगर लिख के वजह सामने आ जाए तो फिर वहां पे मीटिंग में ले दे कम होगी, एक मौसर जवाब आया होगा, सबको पहले सोचने समझने का मौका मिल जाएगा और वहां पे डिस्कशन हो जाएगी। तो अगर बात सिर्फ ये है कि हमें बुरा लगा कि आपने लिख के हमसे सवाल पूछा है, आप ज़बानी पूछते तो ये तो चलें, आपकी बात में किसी हद तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ इस पे, लेकिन और वो भी शायद इस वजह से कि हमारे मुआशरे में शायद लिखत पढ़त को एक मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता है, ज़बानी गुफ्तगू को मुख्तलिफ शक्ल से देखा जाता है। लेकिन बड़ी बात जब आप इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक दूसरे को का कॉन्फिडेंस बिट्रे नहीं करेंगे। जो बात आप एग्री करेंगे वो किसी हद तक होगी या बहुत हद तक होगी या मुकम्मल तौर पे होगी, मगर यहाँ पे ये जो इत्तेहाद किया गया बाप के साथ वो तो बिल्कुल हम पे ईंट की तरह गिरा। डॉक्टर साहब, ये बाप से तो आपको एतराज़ है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हमारे साथ, वो पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे गिला कर रहे थे कि आपने तो मदर ऑफ ऑल डील्स जो है मुकमका वो PMLN के साथ किया और पंजाब में यानी बगैर इलेक्शन के सेनेट की सीटें बांट ली, जिसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान भी हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी को बतौर एक LI के एक अलायंस के मेंबर के वोट में नहीं लिया गया। तो आपने भी तो जहां आपको मौका मिलता है अपना सियासी मवाद की खातर फैसले करते हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी हक हासिल है कि वो अगर बाप से वोट मिलता है तो ले लें। ऐसी क्या बात है, गिलानी साहब ने भी तो वोट लिए ना कहीं हुकूमती पार्टी से। देखिए, इसमें दो नुकात हैं जो अहम है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के तो इतने वोट नहीं थे कि उनको नुकसान पहुंचा है। पंजाब में कितने वोट थे पीपल्स पार्टी के जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा है? मुझे नहीं समझ आती कैसे नुकसान पहुंचा है। पीपल्स पार्टी तो अगर तमाम इधर उधर के लोग भी मिल जाते तो कैंडिडेट्स वो जो हमें वोट चाहिए पंजाब में एक सेनेटर के लिए वो पूरे नहीं हो सकते। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं पर्सनली मैं पार्टी के हर फैसले का पाबंद हूँ, मगर अगर मुझसे आप ज़ाती राय पूछें तो मैं भी ये समझता हूँ वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए थे। मैंने इसका इजहार भी किया। बात ये है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे वोट पूरे नहीं हो रहे थे पंजाब में, और PTI के भी वोट पूरे नहीं हो रहे थे। वो एक स्टेलमेट हो गई थी जिसमें कोई भी शख्स वो एक इजाफी सीट नहीं ले सकता था। मैं फिर भी समझता हूँ इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन नहीं, मगर उसमें कोई हमने मिलके उनके साथ इत्तेफाक डील तो होगी ना, फिर डील तो हो गई, विन विन सिचुएशन में आगे PTI PMLN डील हो गई नहीं थी। नहीं, देखिए विन विन में और स्टेलमेट में फर्क है। स्टेलमेट ये है कि हमने पूरी जब कोशिश कर ली और हमें पता चला कि हम अपने वोट पूरे नहीं कर पाए और हम सीट नहीं ले सकते, तो फिर बाजार को गर्म करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो सीट ही नहीं हम जीत सकते थे। और PTI को भी ये समझ आ गई कि वो सीट ये नहीं जीत सकते, क्योंकि बिल्कुल बीच में एक स्प्लिट आया हुआ। तो चाहे पीपल इधर जाती या उधर जाती या कोई भी और जमात आती, वो वोट पूरे नहीं हो रहे थे, बिकॉज वो स्प्लिट था। दोनों पार्टीज के पास काफी तादाद में वोट। डॉक्टर साहब, दो और इल्जाम लगा रही है पीपल्स पार्टी। एक फरतुल्लाह बाबर साहब की कह रहे हैं जी उनकी शिकस्त नून लीग की वजह से, और दूसरा कल राजा साहब ये कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि आप कोई बाला शराइत तय करने की कोशिश में थे। पीपल्स पार्टी को ये महसूस हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आपने जो शुरू में बात कर दी उससे आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए। अगर शक ये पड़ जाए दो जमातों में कि कोई, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हम कैसे चलें बाप के साथ, अगर उनको ये शक है कि हम बाला कुछ कर रहे हैं तो फिर तो बात आगे कैसे बढ़ेगी साहब। तो फिर तो हर पार्टी को अपना जो तरीक़ाकार है, हमारी ख्वाहिश ये नहीं थी, अभी भी ये ख्वाहिश नहीं है। हमें उम्मीद है कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई ऐसा खुशाइंद फैसला करेगी जिससे ये इत्तेहाद किसी हद तक चल सके या बरकरार रह सके। लेकिन अगर बात ये है कि इत्तेहाद हो या ना हो, फैसला हो या ना हो,
कोई शख्स बाला को बड़ी डील कर रहा है, तो फिर आगे इसको चलाने की फिर पीपल्स, मुझे अगर वो वाकई ये समझते हैं तो फिर वो कैसे इसको चलाना चाहते हैं या कैसे चला पाएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक गुत्थी सुलझा दें आप कि मुस्लिम लीग की सियासत क्या है। अब मरियम जो है इतना ज़्यादा शोरा नवा और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्राइडेंट नुक्ता निगाह के बाद एकदम गुब्बारे की तरह आवाज़ निकल जाती हो, वो खामोश हो गई। आज भी वो खामोश थी। इसी तरह हमजा साहब जो हैं वो जेल से तो रिलीज़ हो गए, लेकिन उनकी सियासत भी निस्बतन ज़रा ठंडी ठंडी है। शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं। तो ये मुस्लिम लीग का एक तो बयानिया क्या है और डायरेक्शन क्या है, ये कोई लोगों को समझ में नहीं आती। नहीं, मैं नहीं समझता जी। मेरे ख्याल में, और जहाँ मैं जानता हूँ मरियम साहिबा को, मुझे मालूम है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो वो चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं, वो शोला बयानी, वो आपको दोबारा नज़र आ जाएगी। कुछ ही दिनों की बात है। आप मेरे ख्याल में तो बेफिक्र हो जाएं उससे। और नुक्ता नज़र वही है जो नवाज शरीफ साहब ने पेश किया है, जिसकी तर्जुमानी दीगर पार्टी के मेंबरान करते हैं। हमारे ख्याल में ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है। हमारे ख्याल में इसने महंगाई का और जो बेरोज़गारी का तूफ़ान बर्पा किया है, उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अगर वो बिजली का बिल दे तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाता, बच्चों की फ़ीस दे तो माँ बाप की दवा नहीं ला पाता, माँ बाप की दवा ले आए तो घर में खाना नहीं वो खिला सकता अपने बच्चों को। तो इस सूरत हाल में हम समझते हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत का मौजूदा शक्ल में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। हमारी ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि नए इलेक्शन हों जो ट्रांसपेरेंट हों, और उन इलेक्शंस में जिसको भी अवाम सिलेक्ट करे वो आगे आए। और अगर हम इसमें नहीं भी कामयाब होते तो हमारी तहरीक जारी है जी। हम एक ऑपोजिशन है। हम हर 83 मेंबर्स हैं आपके, तो इस्तीफे आप भी दे दें, बड़ा डेंट डाल सकते हैं। नहीं, उससे डेंट नहीं डल सकता ना। ये बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, जब मैंने पहले बात शुरू की तो मैंने आपको कहा कि असल मकसद इस्तीफे देने का ये था कि इसकी जो हकीकत है इस असेंबली की वो अयां हो जाए, यानी जो जमहूरियत का लिबादा वन पार्टी रूल ने, हाइब्रिड रूल ने पहन रखा है, वो उतर जाए और लोग उसको अपनी हकीकी शक्ल में देखें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आयल के बाएं जानिब भी उनके चाहने वाले और दाएं जानिब भी उनके चाहने वाले बैठे होते थे, बिल्कुल उसी तरह ये सामने आ जाए। अगर पीपल्स पार्टी रिजाइन नहीं करती तो फिर एक बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो हाउस के अंदर बैठी होगी, और वो जो लिबादा हम चाक करना चाहते हैं वो लिबादा चाक नहीं होता, यानी जो हकीकत है वो सामने नहीं आती, क्योंकि बज़ाहिर दिखेगा कि एक हुकूमत है और एक ऑपोजिशन है। इसके लिए ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि तमाम पार्टीज निज़ामी साहब सामने। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो लिबादा चाक करने वाली बात अपनी जगह पर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपीपी बिल्कुल सामने नहीं आ रही, लेकिन आप कौन सा सामने आ रहे हैं उस अंदाज से कि ये सियासत जो है इसमें कौन किस तरफ है? हर एक अपने कार्ड जो है वो अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, किसी को पता नहीं कि क्या नतीजा निकलेगा, और जनरली स्पीकिंग पीडीएम से लोग मायूस हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, ये बात आपकी ठीक है। मैं समझता हूँ कि दो पार्टियों का इस इतिहाद से बाहर निकल जाने से पीडीएम को नुकसान पहुंचा है। उसकी एक तो बड़ी शक्ल मैंने आपके सामने पेश भी की है कि वो जो डीलिजिटिमाइजेशन का अमल था, यानी हुकूमत डीलिजिटिमाइज हो जाए, लोगों को नजर आए कि दोनों तरफ पीटीआई यानी बाप और पीटीआई, एक तरफ बाप और एक तरफ पीटीआई बैठे हुए हैं। अब तो वो नहीं हो सकता क्योंकि एक बड़ी जमात जो है वो बैठी हुई है। ये उस इत्तेहाद के कमज़ोर होने या फ्रैक्चर होने या आने वाले वक्त में अगर टूट जाता है, खुदा न खास्ता, तो टूट जाने इसके ये नुकसान आते हैं कि वो जो डीलिजिटिमाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वो और भी बहुत से इसके नुकसान आते हैं और आप बिल्कुल सही उसकी निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात से इत्तफाक नहीं कर पाता वो ये है कि इसलिए हमें बाप के साथ कोलिशन में या अलायंस में एक ऑपोजिशन का भी लिबादा पहन लेना चाहिए और ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरे फहम में नहीं आती। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई शेर ही सुना दें। नहीं, अब आज तो आपने इतनी सीरियस बात की कि कोई शेर गुमान में नहीं आ रहा। लिटिल बिट हार्ड टॉक डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, बाद एक और
डेवलपमेंट हुई है। सदारती फरमान आया है कि HEC वजारत इत्तलात के वजारत तालीम के मातहत काम करेगा। कारकर्दगी बेहतर होगी या कुछ कम होगी, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, एक सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन को वजारत एजुकेशन के मातहत कर दिया गया है। बुनियादी तौर पे जो सवाल है, जो समझ आती है, कमीशन वर्क्स लाइक अ रेगुलेटर। आपको क्या लगता है कि इससे कारकर्दगी बेहतर होगी या एक वो रिवायती जो सिलसिला चल रहा था वैसा ही हो जाएगा? देखें, कमीशन जो है उसको हुकूमत के ज़ेर तहत लाना, ये तो एक बुनियादी कॉन्ट्राडिक्शन है कि कमीशन होगा और वो इंडिपेंडेंट होता है और उसकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़त्म करके वो डॉक्टर तारक बनोरी जो एक काबिल आदमी थे और वो हुकूमत के बाद सिफारशी लोग जो हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे थे, और इसके बरक्स जो पीछे से चला रहे हैं वो इससे पहले जो हायर एजुकेशन के सरबराह थे, क्या नाम था उनका? किस दौर की बात कर रहे हैं? याद नहीं रहा आपको? आप डॉक्टर अताउल साहब की बात कर रहे हैं? अताउर रहमान जी, अताउर रहमान की बात कर रहा हूँ। अताउर रहमान ने अपने दौर में कम से कम हायर एजुकेशन कमीशन से 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ और नामों से लिए, इसी तरह की कफले यहाँ चलते रहे और उनको जब रिजेक्ट किया गया या ऐसी सिफारिशात नहीं मानी गई तो नज़ला तारक बनोरी पे गिरा और शफकत महमूद साहब भी बजा तौर पर शाकी हैं कि ये अच्छा हायर एजुकेशन कमीशन है जो उनकी बात मानता ही नहीं वज़ीर तालीम की। तो ये वजूहत बनी है जी। अफसोसनाक बात है कि एक ऑटोनमस होना चाहिए टेक्निकली अदारा, जो भी वजह हो तो उसको हुकूमत ने अपने उसमें ले लिया कब्जे में और उसके नतीजे में इसका वही नतीजा निकलेगा जो इस किस्म के अदारों का निकलता है जो सरकारी बन जाते हैं। ये हायर वाली बात कोई नहीं है इसमें अब रही, हायर एजुकेशन वाली। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया और हाउसिंग को लेके, इस्लामाबाद का इलाका है फराज टाउन, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो बात कर रहे थे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मॉर्गेज कल्चर नहीं है, इस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि छोटे लोगों को कर्ज़े देने की आदत बैंकों को नहीं थी और बैंकों से छोटे कर्ज़े हासिल करने में लोगों को अभी भी मुश्किलात हैं। नया पाकिस्तान एक मंशूर के अंदर आप कह सकते हैं कि शोकेस था। तो अब आप क्या समझते हैं, ये जो कर्ज़ों का सिलसिला शुरू किया है इससे वाकई कोई इनकलाब आने वाला है और इस पे काम हो रहा है? सबसे पहले तो ये बात बताइए कि छोटे लोगों से क्या मुराद है? निज़ामी साहब, मेरा ख्याल है वो कहना चाह रहे थे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बैंक गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन वो इसका मतलब है जी कि आपकी जेब भारी हो, आपके पास गाड़ी अच्छी हो तो आप बड़े आदमी हैं, मोहतात होना चाहिए था यहाँ निज़ामी साहब। साइकिल में अफोर्ड भी नहीं कर सकते जी। मैंने कहा यहाँ मोहतात होना चाहिए था। मिनिस्टर को जरा जी अपनी डेफिनेशन जो है रिवाइज कर रही है छोटे लोगों की। बहरहाल ये मॉर्गेज कल्चर वाकई नहीं यहाँ, और ये नवाज शरीफ ने भी छोटे घरों की स्कीम शुरू की थी। उन्होंने बीच में इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जो हुकूमत में भी हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस सिलसिले में काफ़ी काम कर चुके हैं, उनके जहन में कोई ओरिजिनल स्कीम नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो आके इसमें कोई जान डालेगा। ठीक। निज़ामी साहब, डस्का का मार्का फिर से होने जा रहा है और आप देखा कि बड़ा हमने इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया, फिर पीटीआई उस पर सुप्रीम कोर्ट भी गई, फिर इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंटैक्ट रखा। अब 10 तारीख को परसों ये मार्का होने जा रहा है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि पीडीएम ने तासुर ये था कि आखिरी इलेक्शन मिल के लड़ा था और उसके मुकाबले में अकेली पीटीआई थी। अब क्या नून लीग अकेले जो लड़ रही है तो वही चांसेस कितने हैं, क्या लगता है ब्राइट चांसेस हैं नून लीग के सीट निकालने के?
और यकीनन चांसेस तो हैं, क्योंकि ये गढ़ है, ये सीट है नून लीग की, उस लिहाज से तो है। और रिप्ले जो है ये यकीनन दिलचस्प होगा जिस तरह, लेकिन खुद मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज़्यादा काठी डाल दी है कि अब इसमें कोई गड़बड़ की तो गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती उस तरह की, कि जो पहले हुआ है कि पोलिंग एजेंट भगा दिए या जो कुछ हुआ ना। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। नून लीग भी इंतजामात पे एतमाद का इजहार कर रही है निजामी साहब, और स्मार्टफोन वगैरह भी दिए हैं जी प्रेसिडेंट अफसरों को जी। तो ये चीज़ें जो है ये अच्छी सेहत का कदम है। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। निजामी साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने।